नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सोल्यूशन पॉइंट में। उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ये आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ये एग्रीकल्चर का रहेगा। एग्रीकल्चर से क्वेश्चन 8 से 10 क्वेश्चन रहते हैं जो प्योरली एग्रीकल्चर के रहते हैं। तो हमें इसको हम क्विक तो नहीं कर सकते हैं टॉपिक को, लेकिन जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम ज़रूर करने का प्रयास करेंगे, ताकि 8 में से 5 से 6 क्वेश्चन तो आसानी से हो ही जाएं। तो विश्वास है कि ये जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है इससे पूर्ण रूप से आपके एग्रीकल्चर के क्वेश्चन RO 2016 का जो री एग्ज़ाम होना है 13 सितंबर को, और साथ ही साथ जो आने वाले और भी एग्ज़ाम है एज अ लेखपाल हो गया आपका, UP ट्रिपल SSC के जो अन्य एग्ज़ाम होते हैं जो एग्रीकल्चर पूछा जाता है उससे। देखिए, आप इसको पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर को उठाइए और उसके आधार पे रीडिंग कीजिए। और आप अगर इतना कंटेंट पढ़ लेते हैं तो आपका एग्रीकल्चर का क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में नहीं गलत होगा। इसमें सारी चीज़ें एग्रीकल्चर के बारे में बताई गई हैं, ये आप देख सकते हैं। इसमें कहीं भी कुछ ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट छूट गया हो। और आप अगर प्रीवियस क्वेश्चन मिलाना भी चाहें तो आप मिलाकर देख सकते हैं। हर चैप्टर से क्वेश्चन को लिया गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें जैसे कुछ पॉइंट हम आपको बता देते हैं, जैसे क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। जैसे पूछ लेता है किसान बही योजना कब से शुरू की गई है, 1992 से शुरू की गई थी। फसलोत्पादन किसे कहते हैं, मिली जुली खेती क्या होती है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या होती है, और जिसे आप PTS सिस्टम कहते हैं। और अगर आप पूछेंगे कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसमें भारत का कितना % पॉपुलेशन है वो लगा हुआ है। और आपके क्वेश्चन इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि जो भारत में जो किसानों के पास ज़मीन है वो सबसे ज़्यादा कौन से किस प्रकार की ज़मीन है, या आप कह सकते हैं वो सीमांत ज़मीन है कि मध्यम अर्ध मध्यम के रूप में ज़मीन है, मतलब कितने हेक्टेयर के हिसाब से ज़मीन है, वो चीज़ें पूछी जाती हैं। तो हम चलते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन और पढ़ना शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा, मेरी बातों को सुनिएगा, आसानी से आपका होता जाएगा क्वेश्चन। चलिए देखिए, पहला आता है फसल का उत्पादन, जिसे हम कह सकते हैं फसलोत्पादन, यानी प्रोडक्शन क्रॉप्स क्या है कह रहा है। ये देखिएगा ध्यान से, फसल क्या होती है। जब हम आपको किसी ज़मीन पर कोई पौधा उगा देते हैं, जब आप किसी ज़मीन पर कोई पौधा उगा देते हैं तो वही क्या कहलाता है, फसल कहलाता है। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि एक ज़मीन के टुकड़े पर, नीला ले लेते हैं हम, ओके, तब आपको दिखाई पड़ेगा। एक ज़मीन के टुकड़े पर कई फसल या पौधों को उगाया जाए वो क्या कहलाता है, फसल, क्रॉप्स। ठीक है। कृषि विज्ञान की वह शाखा जो कि फसलों का उत्पादन और भूमि प्रबंधन की जानकारी मिलती है सस्य विज्ञान कहते हैं, या आप इसे फसलोत्पादन भी कह सकते हैं। देखिए, जब आप भूमि में फसलों को लगाते हैं और उसका मैनेजमेंट करते हैं कि किस प्रकार की खेती किस मौसम में लगाई जानी है, तो इसके बारे में जो स्टडी की जाती है और जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है किसानों को, वो सस्य विज्ञान या फसलोत्पादन के अंतर्गत आता है। सस्य विज्ञान या फसलों के उत्पादन के अंतर्गत आता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए, ये जो अगला आपका क्वेश्चन कह रहा है, फादर ऑफ एग्रोनॉमी, फादर ऑफ एग्रोनॉमी पीटर डेकेसेंजी। देखिए, अभी तक ये क्वेश्चन 3 से 4 सालों में नहीं आया है, तो ये कभी भी ये क्वेश्चन आपको रिपीट के रूप में देखा जा सकता है। आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कभी भी ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है UP के, कि फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है, पीटर डेकेसेंजी हैं। ठीक है। चलिए, अगर आप ऋतु के आधार पे बात करते हैं तो फसलें 3 प्रकार की होती हैं, रबी कह सकते हैं, खरीफ कह सकते हैं, या जायद कह सकते हैं। जायद फसलें ऐसी फसलें होती हैं जिसमें ठंडी चीज़ों को आप ज़्यादातर पैदा की जाती हैं, जैसे ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया। ये सब कैसी फसलें होती हैं, सब जायद फसलों के अंतर्गत आती हैं। देखिए, अब हम शुरू करते हैं रबी की फसल। देखिए, सबसे ज़्यादा रबी की फसल आप देखना चाहेंगे तो ये है कि
हम जायद फसल की बात कर रहे हैं, तो हम आपको पहले जायद फसल ही क्लियर करा देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन वर्तमान समय में पूछा जा रहा है वो टाइमिंग को लेकर के पूछा जा रहा है कि जून जुलाई में कौन सी फसल बोई जाएगी, फरवरी मार्च में कौन सी फसल बोई जाएगी आपकी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो जायद फसल होती है, अब वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? मार्च से अप्रैल शुरू होता है वित्त वर्ष, या अप्रैल से मार्च आप इसे कह सकते हैं। तो मार्च से अप्रैल में वित्त वर्ष में ही ये बोया जाता है, ये मार्च से अप्रैल में। जाहिर सी बात है जब इसकी कटाई हो जाएगी तभी अगली फसल बोई जाएगी। तो मई जून में इसकी कटाई हो जाती है, तो जैसे ही मई जून में कटाई हो जाएगी खरीफ की फसल बो दी जाएगी। फिर सितंबर अक्टूबर तक ये चलेगी, फिर जब इसकी कटाई हो जाएगी तो अक्टूबर नवंबर में रबी की बो दी जाएगी। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसमें ये आता है कि रबी की फसलें कौन कौन सी होती हैं। तो जैसे गेहूँ हो गया, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, ये क्या हो गया? रबी की फसल हो गई। खरीफ की फसल में मक्का, धान, ज्वार, बाजरा, रागी, गन्ना, सोयाबीन, ये फसलें हो गई आपकी खरीफ की। और हमने आपको जायद की फसलों को बता ही दिया कि ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, ये सारी चीज़ें जायद की फसल होती हैं। आगे चलिए, फसल चक्र क्या होता है? देखिए, फसल चक्र होता है किसी एक निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित समय में फसलों को इस प्रकार उगाया जाता है कि मृदा की जो उर्वरा शक्ति होती हो उसमें कम से कम कमी हो, ह्रास हो। यानी किसी भी मृदा का इस प्रकार से उपयोग आप करेंगे कि उसमें जो उर्वरता शक्ति होगी, उसमें जो फसलों को अधिक से अधिक उत्पादन करने की क्षमता होगी, उसका कम से कम ह्रास होता है। जैसे एक बार दलहनी फसलें आप उगा दो और दूसरी बार जो दलहनी फसलें ना हो वो उगा दो। एक बार गहरी जड़ वाली उगा दो और दूसरी बार उथली जड़ जिसमें ऊपर से ही जो लग जाता है वो उगा दो। तो ये हो गया आपका फसल चक्र। कला देखते हैं, ये आपका हो चुका। फिर आती है फसल चक्र सघनता क्या होती है, क्रॉप रोटेशन डेंसिटी क्या होती है। जैसे धान से गेहूँ, गेहूँ से मूंग, एक वर्ष में 3 फसलें जब आप कर लेते हैं तो वो क्या होती है? फसल चक्र सघनता होती है। या आप कह सकते हैं एक वर्ष में जब कई फसलों को बोया जाता है तो वो क्या होती है? सघनता होती है। इसको निकालने का फार्मूला होता है फसलों की संख्या, यानी कितनी फसलें हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 हैं, और कुल कितना लिया गया समय है वो, और 100 से आप निकाल लेंगे तो परसेंटेज के रूप में निकाल लिया जाएगा। जैसे हमने इसमें 3 फसलें ली थी, 3 हो गया, और समय कितना लिया था? 1 साल का लिया था इंटू 100, 300%। ये देखिए निकल आता है आपका। एकल कृषि क्या होती है? एक ही स्थान पर बार बार जब एक ही फसल उगाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई किसी के पास 2 हेक्टेयर की भूमि पड़ी हुई है और वो बार बार आलू भी उसमें उगाता है, तो ये होता है एकल कृषि, यानी मोनोकल्चर। इसकी सघनता जो होती है वो 100% से ज़्यादा होती है। तो इसमें क्वेश्चन इस प्रकार बन सकता है कि जो एकल कृषि होती है इसकी सघनता कितनी होती है? तो 100% से ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एकल सस्यन, मोनोक्रॉपिंग। सस्य मतलब होता है उगाना, तो यानी आगे हमने बता चुके हैं कि उत्पादन करना। सस्य का मतलब क्या होता है? उत्पादन करना। तो जब किसी एक निश्चित भूमि पर एक वर्ष में जब हम एक ही फसल उगाते हैं, जब हम क्या करते हैं एक ही फसल उगाते हैं तो वो हो जाती है एकल सस्यन। इसकी सघनता भी सदैव 100% होती है। कितनी होती है? सदैव 100% होती है। फिर आगे हम बात कर लेते हैं फसल सघनता। इसका क्या फार्मूला है? फसल सघनता क्या होती है? क्रॉपिंग इंटेंसिटी। ठीक है, जितना आप क्षेत्र बो दो, जितना भी आप क्षेत्र बो दो, एक साल में आप जितनी फसल बो दो वो मिला लीजिए, और कुल क्षेत्र कितने क्षेत्र में बोया गया है वो मिला लीजिए। कुल बोया गया क्षेत्र और कुल क्षेत्र 100 से मल्टीप्लाई कीजिए,
जब गहन सस्टेन क्या होगा, जब 200% से ज़्यादा आता है। और विरल सस्टेन कब हो गया, जब 200% से कम आए। अगला देखते हैं, भारत की शस्य गहनता कितनी है, 142% है और यूपी की 153% है। जब आपको पूरे भारत के संदर्भ में पूछा जाएगा तो 142% है, और यूपी के संदर्भ में पूछा जाए तो 153% होती है। भारत में खाद्यान्न, जिन पौधों को दाने के लिए उगाया जाए वो होता है भारत में खाद्यान्न। प्रमुख खाद्यान्न कौन कौन से होते हैं, जैसे गेहूं, जौ, चना, धान, ये सब क्या है, प्रमुख खाद्यान्न आपका आता है, यानी रबी की फसल जिसे आप कह सकते हैं। अगला आता है, ध्यान दीजिएगा, अब हम कुछ फसलों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। जैसे आपका धान, यदि वर्ल्ड लेवल पर पूछा जाए कि धान का इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो फिलीपींस मनीला में है। कहाँ पे है, फिलीपींस मनीला में है। कभी कभी क्रम से लगाने के लिए क्वेश्चन आता ही आता है। क्रम से लगाने के लिए एक तरफ इंस्टीट्यूट का नाम दे देंगे और एक तरफ आपका दे देंगे शहर, ठीक है। तो इसमें आपको मिलान करना होगा, या तो ये पूछ लेंगे या सीधे सीधे पूछ लेंगे कि चावल का अनुसंधान केंद्र कहाँ है, गन्ने का अनुसंधान केंद्र कहाँ है, या तो भारत के संदर्भ में पूछेंगे या विश्व के संदर्भ में पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चावल के बारे में वैज्ञानिक नाम जरूर आता है, जैसे ओराइजा सटाइवा। अंतर्राष्ट्रीय कहाँ है, कटक उड़ीसा में है। चावल का कटोरा किसे कहते हैं, छत्तीसगढ़ को। अंतर्राष्ट्रीय गेहूँ मक्का कहाँ पर है, समिट में है। ये कहाँ है, मैक्सिको में है। फिर उसके बाद धान उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा होता है। ये 24 डिग्री जब टेम्परेचर होता है तो ये गर्मी का पौधा माना जाता है। 150 सेंटीमीटर इसके लिए वर्षा आवश्यक होता है, और इसकी जो बुआई होती है वो जून जुलाई में होती है, कटाई अक्टूबर नवंबर में हो जाती है। ये एक प्रकार की खरीफ फसल मानी जाती है। क्या माना जाता है, खरीफ फसल को माना जाता है। चलिए देखिएगा, इसमें अगर हम चावल निर्यातक उत्पादक देश की बात करेंगे तो निर्यातक में सबसे ज़्यादा भारत आता है, 24.4%। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर थाईलैंड है और वियतनाम है। ये क्रम में लगाने के लिए क्वेश्चन जरूर आएगा कि सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट करता है देश वो भारत करता है, 24.4%। सेकंड पे है थाईलैंड, थर्ड पे है वियतनाम। प्रोडक्शन के बारे में अगर आप बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा चाइना है, फिर भारत 22% करता है, फिर इंडोनेशिया है। ध्यान रखिएगा, शीर्ष उत्पादक राज्य भारत में क्या है, पश्चिम बंगाल है। इसमें प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट का और खनिज की मात्रा बहुत पाई जाती है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष जो मनाया गया था 2004 में मनाया गया था, किस्म से ज़रूर आता है प्रश्न, RO में भी पूछा जाएगा, लेखपाल के पेपर में भी पूछा जाएगा। तो इसकी कौन कौन सी किस्में होती हैं, हर साल 1 या 2 प्रश्न से ज़रूर आता है। तो इसकी किस्म देख लीजिए, जया बौनी किस्म होती है। जया कैसी किस्म है, बौनी किस्म है। फिर शुष्क सम्राट हो गया। फिर आपका गोल्डन राइस हो गया, जिसमें विटामिन ए की मात्रा बहुत पाई जाती है। फिर उसके बाद हो गया साकेत, कावेरी, सरयू, रत्ना, मंसूरी, लूनाश्री, पूसा सुगंधा, माही, अन्नपूर्णा, फिर विजय, करुणा, जमुना। ये सब सारी क्या हैं, इसकी किस्में हैं। किस्मों को आप 2-3 बार आपको देखना पड़ेगा तभी याद होगा। सेकंड नंबर पे आता है आपका बहुत महत्वपूर्ण पौधा, गेहूँ। देखिए, गेहूँ ग्रेमिनी कुल का पौधा होता है। क्वेश्चन पूछा गया है, गेहूँ ग्रेमिनी कुल का पौधा होता है। 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान होना चाहिए। 6 सिंचाई होनी चाहिए। पहली सिंचाई 21 दिन बाद होनी चाहिए। प्राचीन साक्ष्य मोहनजोदाड़ो से मिलता है। टेट्रियम कॉम्पैक्टम वनस्पतिक नाम होता है। नॉर्मन ई बोरलाग 1963 मैक्सिको में और बनाया था इसको, गेहूँ को। MS स्वामीनाथन। जब आप बात करेंगे
मोटे अनाज को लेकर के, गेहूं को लेकर के, दलहन को लेकर के। तो 1965 में आपको मालूम है ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, जिसमें MS स्वामीनाथन का बहुत बड़ा हाथ था। चलिए, वर्षा 80 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा चाहिए होता है। फिर इसके बाद 1967 में रिकॉर्ड 170 लाख टन का इसमें प्रोडक्शन हुआ था। किसके कारण? हरित क्रांति के कारण। हरित क्रांति के कारण शीर्ष उत्पादक देश कौन सा है? देखिएगा, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। चाइना सेकंड पे, भारत 13.5% भारत प्रोडक्शन करता है पूरी दुनिया का। थर्ड पे USA और रशिया है। उत्पादन, भारत के उत्पादन के राज्यों के हिसाब से देखेंगे तो यूपी 32%। पिछली बार RO के प्री के पेपर में आया था कि गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य भारत में करता है, तो यूपी है। फिर उसके बाद आता है पंजाब, MP। फिर गेहूं भारत का 1/3 45% यूपी ही प्रोडक्शन करता है। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? गोरखपुर में सबसे ज़्यादा होता है। और गोरखपुर में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आता है, आप लोग हमें बताइएगा कमेंट करके कि गोरखपुर में और किस चीज़ के लिए मशहूर है। हम आपको वीडियो के अंत में बता देंगे इसका आंसर। चलिए, गेहूं की किस्में कौन कौन सी होती है? सोनालिका पूछा जा चुका है, अर्जुन, कुंदन, अमर, भवानी, चंद्रिका, कल्याण सोना पूछा जा चुका है, मैक्रोनी पूछा जा चुका है, नीलगिरी, पूसा मालवीय, पूसा किरण ये पूछा जा चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान संस्थान समिट मैक्सिको में है। फिर आता है मक्का, जो कि आप अनाजों की रानी कहते हैं। सबसे कम समय में ये उत्पादित होती है और 79% इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जिसके कारण इसमें जो एनर्जी होता है वो बहुत होता है। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं। बात कर लेते हैं हम मक्का का जो अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है वो मैक्सिको में है। दलहन पल्सेस की बात करते हैं। लेग्यूम पौधा होता है। रबी चना, मसूर, मटर, खेसारी ये सब क्या होता है? रबी की फसलें होती हैं। खरीफ मालूम है आपको, अरहर, उर्द, मूंग, लोबिया, सोयाबीन, जायद, मूंग, उड़द। फिर भारतीय दलहन अनुसंस्थान कहाँ पे? कानपुर में है। सोयाबीन का MP में है, सबसे ज़्यादा MP में पैदा भी होता है। तिलहन व दलहन दोनों में होता है। इसमें इस तरह से प्रश्न आएगा, कौन सी ऐसी फसल है जो तिलहन के लिए भी होता है, दलहन के लिए भी होता है? तो सोयाबीन होता है। बात करते हैं तिलहन। भारत में वर्षा के अधीन है तिलहन लगभग 72%। कुल क्षेत्रफल भूभाग पर कृषि भूमि का कितना है? 15% भाग पर इसका उत्पादन किया जाता है। जो कृषि योग्य भूमि है उसके 15% भाग पर इसका तिलहन का उत्पादन किया जाता है। इसमें अलसी है, रामतिल है, अरंडी का तेल बहुत होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। फिर उत्पादन देखिएगा, विश्व स्तर पर तिलहन के उत्पादन में USA फर्स्ट, ब्राज़ील सेकंड, 5वें पे भारत आता है। ठीक है, तिलहन के उत्पादन में भारत 5वें नंबर पे आता है। तो तिलहन के उत्पादन में भारत 5वें नंबर पे आता है। राज्यों में सबसे ज़्यादा कौन सा है? राज्यों में अगर आप बात करते हैं तो MP हो गया पहले पे, राजस्थान, गुजरात। सर्वाधिक नारियल कहाँ पे होता है? तो केरल में होता है। कहाँ पे होता है? केरल में होता है। आप ये देखिएगा। सेकंड पे कर्नाटक है। थर्ड देश पे बात करेंगे तो इंडोनेशिया में है। तीसरे पे भारत है। तो नारियल उत्पादन में भारत किस नंबर पे? तो 3rd नंबर पे है। ध्यान रखिएगा। मूंगफली, जिसे गरीबों का बादाम आप कह सकते हैं, पहले पे चाइना है 37%। इंडिया 15% प्रोडक्शन करता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा गुजरात में होता है, राजस्थान दूसरे पे है। पीत क्रांति किससे रिलेटेड होता है? तिलहन से रिलेटेड होता है। आगे चलते हैं। भारत की पहली चीनी मिल प्रतापपुर 1903 देवरिया जनपद में खोली गई थी। सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादन देश भारत 20 मिलियन टन अप्रॉक्स ये प्रोडक्शन करता है। सेकंड पे ब्राज़ील है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में है। शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च की बात करेंगे तो लखनऊ में है। चाय की बात करते हैं तो शुरुआत अंग्रेज़ों ने की थी। पहली बार विलियम बेंटिक द्वारा किया गया था। उत्पादन 1834 में। पहाड़ी और पठार क्षेत्र, ढालू क्षेत्र दोनों पर ही पैदा होती है। उत्पादन राज्य असम है।
52.9% उत्पादन होता है। इसकी प्रजाति कौन सी होती है? गोल्डन प्रजाति, ग्रीन गोल्ड। लेटेराइट मृदा की आवश्यकता होती है इसमें। इंटरनेशनल प्रोडक्शन पे पहले पर सबसे ज़्यादा चाइना है, सेकंड पर भारत है, थर्ड पर कीनिया है। ये प्रोडक्शन वाला पार्ट आप ज़रूर याद रखिएगा कि कौन से प्रोडक्शन में नंबर 1 है, नंबर 2 पर है। फिर कौवा कॉफ़ी की बात करते हैं। तो इसकी जो शुरुआत मानी जाती है वो 17वीं शताब्दी से मानी जाती है। पहली बार कर्नाटक चिकमंगलुरु में उत्पादित हुआ था। इसमें 2 वैरायटी बहुत फेमस है, अरेबिका, रोबस्टा, और भारत सर्वाधिक उत्पादन करता है कर्नाटक में इसका। ठीक है। फिर देश की अगर बात करते हैं तो ब्राज़ील है। विश्व में भारत कॉफ़ी के मामले में 7वें नंबर पे आ जाता है। अगली बात कर लेते हैं प्रतिरोधक भंडार यानी बफर स्टॉक। बफर स्टॉक का मतलब क्या होता है? जब भी देश में जैसे आकस्मिक समय के लिए होता है, कैजुअल टाइम के लिए होता है, जैसे अभी कोरोना चल रहा था, तो सरकार अपने पास भविष्य की स्थितियों को देखते हुए अपने पास स्टॉक को एकत्र करके रख लेती है, जिसे हम बफर स्टॉक कहते हैं। तो समानतः गेहूं और चावल का स्टॉक इसमें किया जाता है। आकस्मिक परिस्थितियों के लिए होता है, खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए होता है। भंडारण नियम, वेयर हाउस कॉर्पोरेशन, जब सरकार द्वारा अनाज को रखने के लिए बनाया जाता है। 1954 में भारतीय ग्राम उधार सर्वेक्षण समिति बनाई गई थी। त्रिस्तरीय भंडार इसमें होता है, देश स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर। 1956 में राष्ट्रीय सहकारी भंडार गृह बोर्ड बनाया गया था। इसके माध्यम से अनाज को सुरक्षित रखा गया था। 1957 में केंद्रीय भंडारण निगम बनाया गया था। 65 में भारतीय खाद्य FCI जिसे आप कह सकते हैं। फिर सरकार क्रय संग्रह स्वेच्छा से कर सकती है, वसूली करके कर सकती है। फिर सर्वाधिक वितरण प्रणाली, मैंने आपको शुरू की वीडियो में ही बताया था, PDS सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको बहुत महत्वपूर्ण रख सकते हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 1950 में लागू किया गया था। इसके अंग 6 पार्ट में ये है। राशन सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान हो, सहकारी उपभोक्ता भंडार हो, नियंत्रित उपभोक्ता भंडार हो, सुपरमार्केट हो, नियंत्रित कपड़े की दुकान हो, मिट्टी कैरोसिन हो, डिपो हो। ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड KCC 1998-99 में स्टार्ट हुआ था। इसी तरह किसान वही योजना 1992 में शुरू हुई थी। तो क्रेडिट कार्ड, इसमें किसानों को एक प्रकार का कार्ड दिया जा सकता है, जिसमें वे अपनी फसलों के उत्पादन को करने के लिए यदि उनके पास पैसे की कमी हो तो वो लोन ले सकते हैं। हर वर्ष इसकी समीक्षा आप करेंगे, 3 साल के लिए वैलिड होगा और इंटरेस्ट रेट 7% होगा उसी वित्तीय वर्ष पर जब आप वापस कर देते हैं। तो ये आज हमारे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। आप वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा। इसमें से आपको 7 से 8 प्रश्न मिलने ही मिलने हैं। 10 में से आप 7 से 8 प्रश्न इसमें कर सकते हैं। तो इसी तरह चैप्टर वाइज हमारे पास इम्पॉर्टेंट वीडियो आता रहेगा हमारे चैनल में। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा आप सपोर्ट कीजिए, तो और ही अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो इसी तरह RO के साथ साथ अगली कक्षाओं की भी वीडियो शुरू होने वाली है जल्द ही। आप अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, जिससे अधिक से अधिक मेहनत करके अच्छी वीडियो बनाए जा सकें। आप इन वीडियो को ध्यान से देखते जाइए और करते जाइए, और RO का सिलेबस इसी प्रकार का हम ख़त्म करेंगे। कल का जो वीडियो होगा वो हमारा लाइव स्टॉक सेंसस यानी जो पशुधन जनगणना की रिपोर्ट है वो आएगी, तो आप उसको देखिएगा। ये सब क्वेश्चन सिलेक्शन मोड के ही होते हैं, इन्हीं से आपका सिलेक्शन होगा। तो करते रहिए, तब तक रखते हैं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।